नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट पूरन डाबर जी। ये शू एक्सपोर्टर हैं, यूरोपियन मार्केट के सबसे बड़े निर्यातक हैं, साथ ही एफमैक्स संस्था के प्रेसिडेंट भी हैं। पूरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। नमस्कार। पूरन जी, लॉकडाउन की वजह से व्यापार क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। फैक्ट्रियां और कारखाने बंद हो गए। आप भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि आखिर बाजार को इस लॉकडाउन की वजह से, इस पूरे कोरोना संकट की वजह से कितना और कैसा नुकसान हुआ है। देखिए, लॉकडाउन का एक ये जो इतिहास में मेरे ख्याल से शताब्दी में एक पहला ऐसा अवसर ऐसा देखने को मिला है कि जिसकी कल्पना कभी की नहीं गई थी, और इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है ये अभी अनुमान लगाया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि 2 महीने का जो अभी नुकसान हुआ है, अभी 70 दिन का लॉकडाउन जो लगातार रहा, उसमें उद्योगों की या व्यापार की जो स्थिति रही है वो हम मात्र 2 महीने से या 70 दिन से नहीं आंक सकते। इसके बहुत लंबे दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, और ये अर्थव्यवस्था से इसकी भरपाई अगले 2 या 3 साल में भी हो पाना संभव नहीं लगता है। जो जिस ग्रोथ और जीडीपी से हम लोग बढ़ रहे थे, जो उम्मीद की जा रही थी 7% को छुएगी, और फिर गिर करके 5% पर भी अनुमान लगाया गया, लेकिन वो सीधे आके नेगेटिव जा रही है। हम उसकी बात कर रहे हैं। कहाँ हम लोग अनुमान लगाते थे कि हमारी जीडीपी 2.5 में पार करेगी, 10% से ऊपर करेगी, कि हम चाइना से भी बढ़ती हुई इकोनॉमी होंगे, लेकिन एकदम धड़ाम से हम आकर के गिरे हैं। ये सभी देश गिरे हैं, न केवल अकेला भारत ही नहीं गिरा है, लेकिन भारत जहां हम सोचते थे कि आने वाले समय में मजबूत स्थिति में जाने वाला है, वो एक बड़ा नुकसान, बड़ा झटका मिला है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये ऐसी चुनौतियां ही जो हैं अपॉर्चुनिटीज लेकर के आती हैं, और आने वाला समय एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर के आएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत विश्व की कंज्यूमर गुड्स फैक्ट्री अब आगे आने वाले समय में बनने वाला है। बहुत सारे लोग जो इसे अपना दूसरे सवाल की शुरुआत करूंगी। सबसे पहले जो आपने 2 महत्वपूर्ण चीजें कही हैं, आपने कहा कि ये स्थिति अभी सिर्फ लॉकडाउन की वजह से नहीं बनी है, बल्कि काफी समय से चलता आ रहा था। और दूसरा आपने कहा कि रिवाइव करने में कम से कम 2-3 साल का समय लग जाएगा। उसके बाद जो आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो सकता है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो इन्हीं दोनों पॉइंट को अगर मैं रखूं कि ये काफी समय से चलता आ रहा था और समय आगे लगेगा, तो इस बीच जो सरकार की तरफ से जो सहायता राशि दी जा रही है, राहत पैकेज दिए जा रहे हैं, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? और इससे पहले भी इंडस्ट्रीज को और व्यापारी वर्ग को इससे पहले भी बहुत सारी रियायतें दी गई हैं केंद्र सरकार की ओर से, तो क्या वो सपोर्टिव नहीं रहे? निश्चित रूप से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था वापस कैसे आए, दोबारा पटरी पर कैसे आए। इसके लगातार प्रयास हो रहे थे। कोरोना के इस लॉकडाउन से पूर्व भी प्रयास चल रहे थे, और लॉकडाउन के बाद भी प्रयास चले हैं। खासतौर से निर्यात की दृष्टि से देखें तो लगातार सरकार इस पर चिंतित है। निर्यात में अभी गिरावट आई है पिछले कुछ समय में, और गिरावट नहीं आई है तो ग्रोथ नहीं हुई है। उस पर सरकार शुरू से चिंतित थी, और लगातार इंटरेस्ट रेट का सबवेंशन हो या कई स्कीम सरकार ने इस तरह की दी है कि जिससे हम अपनी पटरी पर दोबारा से आ सकें। और खासतौर से एमएसएमई क्षेत्र में जो घोषणाएं की गई हैं, एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन अभी नितिन गडकरी जी ने अभी परसों ही दी है, और जहां चाहे वो माइक्रो सेक्टर हो, चाहे स्मॉल स्केल हो या मीडियम स्केल हो, जो सीधे 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो मीडियम स्केल उसमें आएगा। और जो एमएसएमई की सारी सुविधाएं निर्यातकों को उनका जितना भी टर्नओवर हो, निर्यातकों के टर्नओवर को एक्सक्लूड किया गया है, तो वो सुविधाएं मिलेंगी। सबसे बड़ी समस्या जो उद्योगों में आती है, और खासतौर से एमएसएमई में, कि देश में कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट्स काफी ज्यादा है, और जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट है उनके बराबर नहीं आएंगे, तो हम कम्पीट नहीं कर सकते। और सरकार का लगातार प्रयास है कि हमको लाइबोर पर
हम किस तरह से आ सकें, और इंटरेस्ट सबवेंशन जो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया है, मुझे लगता है कि कम से कम निर्यात अपने स्तर को पर फिर छुएगा, लेकिन जरूरत है कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये छूट होनी चाहिए। खासतौर से एमएसएमई सेक्टर, अगर उसको ग्लोबल रेट्स पर, इंटरेस्ट रेट पर कैपिटल नहीं मिलती, तो वो compete करने में और उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करने में मेरे ख्याल से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पूरन जी, जो एमएसएमई है हमारी कंट्री में और बाकी देशों की भी अगर बात की जाए, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी जीडीपी ग्रोथ में, और जितना वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं और जितना आपकी जीडीपी को सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा उनका रोल रहता है। देश में ये कितना प्रभावित हुआ है जो अभी स्थिति चल रही है उससे, और मतलब इससे बेरोजगारी से लेकर इंडस्ट्री के नुकसान तक कितना कितना ज्यादा लॉस हुआ है? देखिए, सौभाग्य से मैं जूता उद्योग से जुड़ा हूं, और जूता उद्योग एक ऐसा उद्योग है कि जो सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है। इसमें लगभग 4.5 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, और लगातार ये प्रयास था कि किसी तरह से जॉब्स को बचाया जा सके। लेकिन ये एक लॉकडाउन का जो एक ऐसा पीरियड, ये कोरोना की ऐसी त्रासदी थी, मुझे नहीं लगता कि इसमें बचा पाना किसी के लिए संभव था। और निर्यात को अगर देखते हैं तो लगभग 50% से ऊपर ऑर्डर इन दिनों में कैंसिल हैं, और जो ऑर्डर्स वहाँ, समर के ऑर्डर्स जो हम लोगों के वहाँ पहुँच चुके थे, वो अभी पोर्ट पर हैं, और भी चूंकि उन्होंने यूरोप में लॉकडाउन था, वो भी बेकार नहीं है। उनके रेमिटेंस भी अभी हमारे आधार में लटके हुए हैं। तो निश्चित रूप से समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आने वाली चुनौती, हम लोग इसको सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। आने वाले जो संभावनाएं हैं, जो चीन से भारत में व्यापार शिफ्ट होने की संभावनाएं हैं, उसको देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसे उबर पाने में सक्षम होंगे। लेकिन सरकार को इस समय बहुत सोच समझकर बड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि एक बड़ी त्रासदी थी। तो सरकार को बड़ी सोच के साथ में, और उद्यमियों को भी बहुत बड़ी सोच के साथ में और बहुत बड़े बदलाव के साथ में आना होगा। उनको अपनी टॉप लाइन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस समय, बॉटम लाइन की तरफ ध्यान ना दे करके। जितना टॉप लाइन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, उतना ही देश तरक्की पर पहुंचेगा, उतने ही रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजित होंगे। इस समय जरूरत है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश है। और यूपी सरकार की अगर बात करूं, तो उनके द्वारा व्यापारी वर्ग की सहायता के लिए जो प्रयास किए गए हैं, सबसे पहले उन्हें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए, चाहे नियमों में बदलाव हो या फिर बाकी इंडस्ट्री को यहाँ लाना हो, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़े डेयरिंग स्टेप्स लिए गए हैं। खासतौर से लेबर लॉस को टच करना पहले बड़ा मुश्किल लगा था। कहीं ना कहीं प्रक्रियाओं को आसान बनाने का प्रयास किया गया है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और वो बहुत कुछ काफी भी है। लेकिन जो उद्योग वर्ग को जो निराशा हुई है, वो अभी जो हमारी इमीडिएट समस्या जो थी कि ये लॉकडाउन पीरियड के 2 महीने और अगले आने वाले 3 या 4 महीने के, इसकी मजदूरों की मजदूरी की समस्या और वेतन की समस्या। उम्मीद ये थी कि इस वेतन की समस्या को सरकार ईएसआईसी के माध्यम से हल करेगी, और ईएसआईसी के फंड होते भी इसीलिए हैं कि जब कोई भी कर्मचारी बीमार होता है या अस्पताल में होता है या उस बीमारी की वजह से नहीं पहुंच पाता, तो ईएसआई उसकी सैलरी की व्यवस्था करती है। उम्मीद हम लोगों को यही थी कि सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। उससे जरूर निराशा हुई है, और अभी भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार को कुछ शॉर्ट टर्म, इमीडिएटली कुछ शॉर्ट टर्म कदम उठाने होंगे। लॉन्ग टर्म कदम बहुत अच्छे उठाए हैं कि आगे आने वाली अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। लेकिन अगर शुरुआत में ही अगर हम उबर नहीं पाए, तो उसके लाभ मिल पाना में कुछ संदेह रहेगा। जी पूरन जी, मैं आपकी बात से एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये समझी हूँ। आपने कहा कि यहाँ जो व्यापारी वर्ग है या फिर जो कारखानों के, फैक्ट्रियों के, कंपनियों के जो मालिक हैं, वो अपने जो कर्मचारी हैं उन्हें वेतन कैसे देंगे,
इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। ईएसआई का आपने यहाँ पर जिक्र किया है, लेकिन सरकार अब यहाँ काम कर रही है कि जो प्रवासी मजदूर क्षेत्र में आ रहे हैं, राज्य में आ रहे हैं, उन्हें कैसे रोजगार उत्पन्न कराया जाए। उसके लिए जो स्किल मैपिंग की जा रही है 18 लाख श्रमिकों की गई है योगी सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो क्या मैं ये समझूं कि जो सही जो मर्ज की जो सही दवा है उस पर अभी ध्यान नहीं है? क्या दवा होनी चाहिए रिवाइव करने के लिए इस सेक्टर के, इस व्यापारी वर्ग की? अच्छी बात है कि जो प्रवासी मजदूर जो पंजाब या वो छोड़ करके बिहार या झारखंड या उत्तर प्रदेश में वापस आ गए हैं, उनकी व्यवस्था करना सरकार, उनकी समस्या निश्चित रूप से उद्यमियों से कहीं अधिक बड़ी है। वो उनके समक्ष अपने जीवन की समस्या है, रोज खान पान की समस्या है। निश्चित रूप से सरकार का ध्यान पहले उस पर होना चाहिए और है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग रोजगार देते हैं, जो रोजगार का सृजन करते हैं, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है और सरकार ध्यान दे रही है। लेकिन कुछ बड़ी आवश्यकताएं जो हैं उनको पूरी करना बहुत जरूरी है। सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर विश्वास तभी होता है कि जब कुछ ना कुछ सीधे इमीडिएट नजर आता है, तो वो उसके आगे विश्वास को बढ़ाता है। आप जरा ये भी बता दीजिए कि कौन-कौन सी वो जरूरतें हैं जो आप अभी महसूस करते हैं और जो तुरंत प्रभाव से सरकार को, व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए करना चाहिए? जी जी पूरन जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, आप इससे पहले आगे बढ़ें, आप ये बता दीजिए कि कौन कौन सी वो डिमांड है जो आपको लगता है कि अभी जिन पर काम करना चाहिए सरकार को व्यापारी वर्ग को राहत देने के लिए? देखिए, सरकार को सबसे पहला काम जो है कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बैंकिंग की व्यवस्था कैसे हो। हम कोई चाहते कि डायरेक्ट कोई सब्सिडी दी जाए, इंटरेस्ट रेट कम हो, सरकार का दखल कम से कम हो, जितनी भी कंप्लाइंसेज हैं वो कंप्लाइंसेज इंडिपेंडेंट एजेंसीज के माध्यम से हो। जिस तरह से लेबर लॉज में को सरल बनाया गया है, और उसी तरह से बाकी नियम भी सरल बनाने होंगे। और रियल एक वन विंडो, जिसको कहते हैं कि रियल वन विंडो, अभी पता लगा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करने जा रही है कि आप सीधे उस पर अप्लाई करेंगे और सारी की सारी आपको अनुमतियां एक ही उस पर मिलेंगी। आपको जो एक्नॉलेजमेंट होगा वो 1000 दिन तक वो मान्य होगा और 1000 दिन के बाद में ही सरकार का कोई दखल होगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। सरकार के बहुत सारे प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश सरकार से ये उम्मीद की जा रही थी, जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें बिजली पर कम से कम जो लेवीज और ड्यूटीज हैं और जो मिनिमम की व्यवस्था की जाती है, जो फिक्स चार्जेस लिए जाते हैं, वो न लिए जाएं। ऐसी छोटी छोटी घोषणाएं, छोटी छोटी रियायतें की उम्मीद करता था उद्योग जगत, वो अभी नहीं हो पाया है। उससे कहीं ना कहीं कुछ निराशा होती है। ठीक, और पूरन जी, क्योंकि आप शू इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो हाल ही में चीन से विदेशी कंपनियों को भारत लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जहां पर जर्मनी की एक फुटवेयर कंपनी है, उसे उत्तर प्रदेश लाने का काम किया गया, ताकि चीन में, क्योंकि अभी कारोबार नहीं हो रहा, तो उत्तर प्रदेश में अगर ये इंडस्ट्री आती है तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेंगे। और चीन में जहां ये सालाना 30 लाख जोड़ी जूतों का उत्पादन करती थी, मतलब इसे समझ सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो ऐसी इंडस्ट्री के उत्तर प्रदेश में आने से आप कितना फायदा देख रहे हैं, और ये खासतौर पर शू इंडस्ट्री से जुड़ी है कंपनी? देखिए, निश्चित रूप से एक जर्मनी की एक कंपनी ही नहीं, हम बहुत सारी कंपनियों की उम्मीद करते हैं कि वो भारत में आएंगी। न केवल जूता के लिए, बल्कि जूता में बनने वाली जितनी मशीनरी है उतनी भी वो कंपनियां भी भारत में आएंगी। और खासतौर से उत्तर प्रदेश, आगरा और कानपुर जूते के जो बड़े क्लस्टर हैं, उन संभावनाएं इसकी काफी अधिक है। हमारी काफी इटालियंस से और उनसे बातचीत होती है, वो द्वारा चाइना में जाने के मूड में नहीं है, वो टेक्नीशियंस, वो कंपनियां, वो निश्चित रूप से भारत में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन उसके लिए सरकार को अपनी नीतियों में कुछ स्पष्ट नीतियां बनानी होंगी। खासतौर से आगरा जूते का क्लस्टर है और आगरा जूते TTZ की बहुत सारी समस्याएं, एडॉक मॉरिटोरियम की बहुत सारी समस्याएं हैं। जूता उद्योग व्हाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री होने के बावजूद भी अभी ग्रीन कैटेगरी में बना हुआ है, और ग्रीन कैटेगरी पर भी
इसमें TTI में रोक है। इन रोकों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा और ये आएंगी और उनको डिले होगा तो फिर हम इनको रोक पाना, इनके लिए बहुत सारी संभावनाएं इंडोनेशिया में, ताइवान में, बांग्लादेश में, उनमें भी संभावना है। यदि हमने समय रहते हुए इन जो रुकावटें हैं उनको दूर नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी, अभी पता लगा है कि इंडोनेशिया ने 4000 हेक्टेयर, बड़ी कंपनियां चाइना से इंडोनेशिया अभी पहुंच चुकी हैं। भारत में कहीं ना कहीं हम उसमें अभी पिछड़ रहे हैं, चाहे वो उद्यमियों की कमी रही हो या सरकार के प्रयास रहे हो। हम लोगों को इस पर अभी काफी कुछ प्रयास करने होंगे। जी, और पूरन जी, अब मैं उस बात पर आना चाहूंगी जहां आपने कहा कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी? इसे मैं इस तरह से जोड़ना चाहूंगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो जो वर्क फोर्स है वो अब अपने प्रदेश, अपने राज्य में लौट चुकी है। अब इंडस्ट्रीज भी बाहर से यहाँ लाई जा रही हैं, तो ये माना जाए कि एक बड़ा इंडस्ट्री हब बन सकता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर वर्क फोर्स है, बाहर की इंडस्ट्रीज आई हुई हैं, उद्योग जगत यहाँ पर स्थापित होगा। लेकिन इसमें आप कमी कहाँ देखते हैं? क्यों ये सपना इतनी जल्दी साकार नहीं हो सकता और होने के लिए क्या अलग करना पड़ेगा? अभी तक अगर सरकार से अगर बात की, सबसे पहले कोई भी FDI आती है, बड़ी संस्था बाहर से आती है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या पहले लैंड की। अगर किसी सरकार से बात की जाए उनको लैंड कहाँ उपलब्ध होगी, रेट में उपलब्ध होगी, सरकार के पास इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं है कि कहाँ कहाँ उनके पास लैंड बैंक है। एक बात की गई थी कि मेक इन इंडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए और जितने भी लैंड्स अवेलेबल हैं उन लैंड्स का स्टॉक हो और लैंड्स पहले से ही तैयार हो और कहीं ना कहीं उनका एक बाह्य डेवलपमेंट जो होता है, आउटर डेवलपमेंट रेडी हो और आवश्यकता के अनुसार उनको कन्वर्ट किया जा सके। इस तरह बहुत सारे प्रश्न हैं जो रहते हैं। हम लोग भी कई बार पीछे मेक इन इंडिया के रोड शोज में गए, इन प्रश्नों के जवाब हमारे पास नहीं थे। सरकार अभी इसके लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाई है। अच्छा, ठीक, चलिए पूरन जी, अब समय कम है हमारे पास। आखिर में हम जानना चाहेंगे कि आप कैसा भविष्य देखते हैं उद्योग जगत के लिए? जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने काफी या नाकाफी हैं? देखिए, जहां तक प्रयासों की बात है, मैं इसका सकारात्मक पहलू यही देखता हूं कि निश्चित रूप से अब आने वाला समय भारत का है। आने वाले 20 साल भारत के लिए होंगे और यहाँ चुनौतियां अभी 1-1.5 साल हमको जरूर देखनी होंगी, लेकिन बड़ी छलांग भारत लगा सकता है। उद्यमियों और सरकार दोनों को अपनी सोच में बड़े बदलाव करने होंगे, सरकार को बड़े परिवर्तन करने होंगे और उद्यमियों को अपनी सोच माइक्रो से मैक्रो लानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरन जी, आप जनसत्य न्यूज से जुड़े और आपने इतनी सारी जानकारियां दी। आखिर क्या समस्या इस वक्त आप देख रहे हैं उद्योग जगत में और क्या सुझाव आप अपनी ओर से दे सकते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे पूरन जाबर, जिन्होंने बताया कि भविष्य में भारत का जो एक सपना जो हमने देखा है वो एक बहुत उज्जवल सपना है, उसे साकार भी किया जा सकता है, लेकिन एक अच्छी नीयत से, एक अच्छे तौर तरीके से, और अगर अच्छे से काम किया जाए इस संकट को हम मौके में जरूर बदल सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।